जेएनयू पे जो अटैक करने के लिए गुंडे आए थे, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक हुई? जामिया पे हमारे वर्दी में जो गुंडे जामिया में घुसे थे, क्या उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई हुई? कपिल मिश्रा, जिनके बयान के बाद, जिनकी उस स्पीच के बाद दंगे शुरू हुए, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? दिल्ली पुलिस ने इतने सारे मुसलमानों को गिरफ्तार किया आज तक, कौन सा आधार था उनके पास? कौन से प्रूफ है उनके पास? कितनी आप ताहिर हुसैन ने तो कबूल लिया कि हाँ हमने रणनीति कोई भी नहीं, वो सब एक झूठ था। पूरे देश ने देखा कि ताहिर हुसैन किस तरह से अपील कर रहे हैं वीडियो में गवर्नमेंट से, पुलिस वालों से कि हमें आके बचा लीजिए, हमारी फैमिली को बचा लीजिए। एक आदमी जो ये अपील कर रहा है कि हमें आके बचा लीजिए, वो दंगे करवाएगा? हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वहाँ मस्जिदें जली हुई थी, लेकिन मस्जिदों के साथ जो मंदिर थे वो इंटैक्ट थे। आप क्या कहना चाहते हैं कि उमर खालिद ने या ताहिर हुसैन ने अपने ही लोगों को मरवाने की कोशिश की, अपनी कौम को मरवाने की कोशिश की? किस लिए? मैम, जो दिल्ली दंगों में जो कार्रवाई हो रही है लगातार, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी 3 दिन पहले उमर खालिद को जेएनयू के पूर्व छात्र हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। आप कैसे देख रही हैं जो ये कार्रवाई हो रही है दिल्ली दंगों को लेकर? अगर हम उमर खालिद की बात करें तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि उनका जो सबसे बड़ा कसूर है वो ये है, एक तो कि वो मुसलमान है, और दूसरा उनका जो सबसे बड़ा कसूर है वो ये है कि वो जेएनयू के स्टूडेंट हैं। आप भी ये जानते हैं कि पिछले कई सालों में जेएनयू के स्टूडेंट्स को किस तरह से घसीटा जा रहा है, जेएनयू को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है। किस बात के लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि वो जो भी फासिस्ट सरकार है उनसे वो सवाल करती है। उनके जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अपनी नॉलेज के हिसाब से वो जिन फैमिलीज से आते हैं, वो किसानों और मजदूरों के घर से आते हैं, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना जानते हैं, इसलिए आप जेएनयू पे अटैक करना चाहते हैं। जेएनयू पे जो अटैक करने के लिए गुंडे आए थे, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक हुई? जामिया पे हमारे वर्दी में जो गुंडे जामिया में घुसे थे, क्या उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई हुई? कपिल मिश्रा, जिनके बयान के बाद, जिनकी उस स्पीच के बाद दंगे शुरू हुए, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अनुराग ठाकुर, जिन्होंने ये बोला था गोली मारो सालों को, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? आपने कार्रवाई करनी है तो जो लोग दंगे भड़का रहे हैं आप उन पर कार्रवाई करिए। आप उमर खालिद के ऊपर कार्रवाई करके साफ साफ ये बताना चाहते हैं कि आपका जो एक आपकी सोच सिलेक्टिव है, आपको हर उस मुसलमान को पकड़ना है जो पीस की बातें करता है, आपको हर उस मुसलमान को पकड़ना है जो सरकार से सवाल करता है। लेकिन कोई तो आधार होगा ना दिल्ली पुलिस के पास जिससे गिरफ्तार किया उमर खालिद को? किसी आधार पर ऐसे तो कोई गिरफ्तार नहीं दिल्ली पुलिस ने इतने सारे मुसलमानों को गिरफ्तार किया आज तक, कौन सा आधार था उनके पास? कौन से प्रूफ है उनके पास? कितनी आप ताहिर हुसैन ने तो कबूल लिया कि हाँ हमने रणनीति कोई भी नहीं, वो सब एक झूठ था। दिल्ली दंगों के टाइम पे जब 3 दिन तक दंगे चले, सबने, पूरे देश ने देखा कि ताहिर हुसैन किस तरह से अपील कर रहे हैं वीडियो में गवर्नमेंट से, पुलिस वालों से कि हमें आके बचा लीजिए, हमारी फैमिली को बचा लीजिए। एक आदमी जो ये अपील कर रहा है कि हमें आके बचा लीजिए, वो दंगे करवाएगा? किन बेसिस पर आपने ताहिर हुसैन को पकड़ा है? उनका जो पहले का भी रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लियर है। वो एक अच्छे इंसान हैं, वो अच्छे एक विधायक रह चुके हैं। उसके बावजूद उनको टारगेट किया गया क्योंकि वो मुसलमान हैं। जितने भी मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहती हूँ, दंगों में कितनी मस्जिदें जली और कितने मंदिर जले? मस्जिदें जली, मंदिर आपको एक भी नहीं दिखेगा। मैं तो खुद दंगों वाली जगह में, हम लोग वहाँ सामान बांटने जाते थे, लोगों की मदद करने जाते थे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वहाँ मस्जिदें जली हुई थी, लेकिन मस्जिदों के साथ जो मंदिर थे वो इंटैक्ट थे। मस्जिदें जलती हैं, मंदिर इंटैक्ट रहते हैं। भगवा जो है वो मस्जिदों पे फहराया जाता है, मंदिरों पे तो कोई हरे रंग का कुछ नहीं फहराया गया। उसके बावजूद मर रहा है मुसलमान और कातिल भी मुसलमान। आप क्या कहना चाहते हैं कि उमर खालिद ने या ताहिर हुसैन ने अपने ही लोगों को मरवाने की कोशिश की, अपनी कौम को मरवाने की कोशिश की? किस लिए? क्या हो जाएगा उससे? अच्छे खासे प्रोटेस्ट जब चल रहे थे, वहाँ सीधी उन प्रोटेस्ट में सिर्फ एक ही मांग होती थी जो एनआरसी के अगेंस्ट होती थी, सीए के अगेंस्ट होती थी। जितने भी प्रोटेस्ट थे, क्या वहाँ पर कभी भी कोई, जितने टाइम वो प्रोटेस्ट चले, चाहे वो शाहीन बाग है, चाहे वहाँ कभी भी कोई हिंसा हुई? हिंसा जब भी हुई वो बाहर के लोगों ने आकर उनके ऊपर गोली डराने की कोशिश की जा रही है जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल, वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि अगर आप
शायद ये जो कोरोना है ये उनके लिए एक हथियार बन जाए, एक मतलब कोरोना उनके लिए शायद एक अच्छी चीज़ साबित हो गई, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये प्रोटेस्ट चलते रहते। अभी कोरोना आ गया, आप आवाज़ वैसे भी नहीं उठा सकते सड़कों पे जाके, तो उन्होंने यही किया, उन्होंने विच हंटिंग की, लोगों को पकड़ा और उसके बाद उन्होंने जो चाहे अपनी मर्जी से इल्ज़ाम लगा दिए। आप बताइए मुझे यूएपीए एक्ट में क्यों संशोधन किया गया, क्या रीज़न था उस पर संशोधन करने का? यही रीज़न था कि अपनी मन मर्जी से आप किसी को भी पकड़िए। कहा तो जा रहा कि दंगे भड़काने की स्पीचें दी हैं, उसमें साजिश में लिप्त थे उमर खालिद। देखिए मैंने खुद उमर खालिद की स्पीचेस सुनी है, आज से नहीं इतने टाइम से सुन रही हूँ, और हर स्पीच में वो एक ही बात बोलते थे कि वो आपको मारेंगे लेकिन आपको शांतिपूर्वक सब कुछ करना है, वो आपके ऊपर जुल्म करेंगे लेकिन आपको सिर्फ अपनी आवाज़ उठानी है, आपको सरकार से सवाल करना है, आपको हिंसा नहीं करनी। पीस की बातें, प्यार मोहब्बत की बातें, कभी उन्होंने कट्टरता की बात नहीं करी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा यही कहा अपनी स्पीचेस में कि हिंदू मुसलमान हम सब एक हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, अपने देश को अपना कहना, उस पर हक जताना, क्या ये अपराध है? लेकिन ऐसी स्पीच तो कई लोगों ने दी है, लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अगर उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया तो कन्हैया कुमार को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? मैंने आपको भी क्या बोला, बात उमर खालिद का सबसे बड़ा कसूर क्या है कि वो मुसलमान है, वो जेएनयू के स्टूडेंट है। एक उस चीज़ के लिए उनके ऊपर निगाह रखी गई है क्योंकि हिंदू तो गिरफ्तार हुए हैं इसमें। देखिए ज़्यादातर मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, ज़्यादातर जो चार्जशीट में अगर आप देखेंगे नाम तो वो मुसलमानों के हैं, हिंदुओं के नाम नहीं है इतने। हिंदुओं के नामों उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, स्वरा भास्कर के खिलाफ भी एफआईआर हुई थी, बहुत से लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन जिनको जेल में डाला जा रहा है वो मुसलमान हैं। और कहीं ना कहीं आप, और अगर हिंदुओं के साथ भी ऐसा होता है तो मैं ये कहती हूँ ये बहुत, इसका मतलब ये है कि जो आवाज़ उठाएगा आपको उन्हीं से प्रॉब्लम है। जो आवाज़ उठाएगा आपको, आपके लिए वो देश का गद्दार है, जो आवाज़ उठाएगा आपके लिए वो देशद्रोही है। ऐसा कब और कहाँ से शुरू हुआ? आप मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ अंग्रेज़ों की सरकार थी तब भी देश के लोगों ने आवाज़ उठाई थी उनके खिलाफ। सरकार तो अंग्रेज़ों की थी लेकिन देश के लोगों ने, क्या वो देशद्रोह था? हमें उनसे आज़ादी जो मिली, क्या वो देशद्रोह था? नहीं, हमें अंग्रेज़ों को भगाना था। आज उसी तरह से ये फासिस्ट सरकार जो कोई काम नहीं कर रही है, बेरोज़गारी इस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि देश के पास ना पैसा है, देश के पास ना गरीबों के लिए कोई कुछ भी उन्हें देने के लिए है। किसान मर रहा है, किसानों के ऊपर आप लाठियाँ चलाते हैं। जो आपको एक्चुअली मेडिकल फैसिलिटीज़ में पैसा लगाना चाहिए, आपके पास वो नहीं, आपके पास तो डेटा तक नहीं है कि कितने लोग मरे। लेकिन जैसे आपने भी कहा कि यूएपीए या एनएसए जैसे जो कानून है, क्या इनका दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल। आपने क्या किया था डॉक्टर कफील के साथ? एनएसए लगाया, किस बात के लिए लगाया? एक स्पीच के लिए उनके ऊपर आपने एनएसए लगा दिया। उसके बाद हाई कोर्ट ने आपको फटकार मारी ना, आपको आपकी औकात दिखाई ना हाई कोर्ट ने। उसी तरह से यूएपीए का इस्तेमाल हो रहा है। आपको शायद ये लगता है कि जब तक आप यहाँ राज कर रहे हैं आप आवाज़ें दबाते जाएं ताकि आपको 2024 के इलेक्शंस में भी आप जीत जाएं। यही हो रहा है इस देश में। तो आखिर मकसद क्या है सरकार का इसके पीछे जो कार्रवाई की जा रही है जो लगातार? मैंने आपको बोला ना, आवाज़ें दबाना चाहते हैं। जो लोग सरकार से सवाल करते हैं, जो लोग सरकार के अगेंस्ट खड़े होते हैं, उनको ये दिखा दिया जाता है कि ये सरकार के अगेंस्ट नहीं है, ये देश के अगेंस्ट है। निराधार हैं तो कोर्ट में तो फिर टिकेंगे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सच्चाई की एंड ऑफ द डे सच्चाई की जीत होती है। डॉक्टर कफील के मामले में भी यही हुआ ना। आपने उनको 6 महीने बंद करके रखा, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी, आपने उनके साथ जो बुरा कर सकते थे आपने वो, उनके भाई के ऊपर हमला तक हुआ, आप जो कर सकते थे आप करें, लेकिन एंड में जीत किसकी हुई? उनकी हुई ना। कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया और सरकार को फटकार भी लगाई। उसी तरह से मैं आपको ये बात लिख के दे रही हूँ, खालिद सैफी जैसे लोगों को, उमर खालिद जैसे लोगों को जिनको उन्होंने पकड़ा हुआ है, आसिफ तन्ना जैसे लोगों को जिनको उन्होंने पकड़ा हुआ है बिना किसी आधार के, बिना किसी जुर्म के, उनके सिर्फ सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर, वो बाहर आएंगे, इज्जत से बाहर आएंगे, सर ऊंचा करके बाहर आएंगे। उमर खालिद की गिरफ्तारी गलत बिल्कुल गलत है। आप जितनी, मैं आपसे कहती हूँ, यूट्यूब पे उनकी सारी स्पीचेस हैं, आप सुनिए उनकी स्पीचेस। अगर आपको एक भी स्पीच पे ऐसा लगता है कि उन्होंने दंगा भड़काने की बात करी, वो
जो उनकी स्पीच होती थी वही स्पीच हर कोई देता था, उसी तरह की स्पीच हर कोई देता था। जैसे आपने कन्हैया की बात करी, कन्हैया भी तो यही स्पीच देता है, कन्हैया भी तो यही आवाज़ हमेशा सरकार के अगेंस्ट बोलता रहा है। और आप सारी बातें छोड़िए, जब बीजेपी पावर में नहीं थी क्या ऐसी स्पीचेस बीजेपी के लोग नहीं देते थे? क्या अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट में स्पीचेस नहीं होती थी? कितने लोगों को पकड़ा गया अन्ना हजारे के टाइम पे, आप मुझे बताइए। अगर उस वक्त इस तरह से पकड़ा जाता तो आपको लगता है बीजेपी पावर में आती? इस तरह की गंदगी अगर कांग्रेस ने मचाई होती तो आपको लगता बीजेपी पावर में आती? अगर मीडिया को खरीदा होता कांग्रेस ने, आपको लगता है बीजेपी पावर में आती? लेकिन मीडिया तो कह रही है, अपने आप को कहते हैं ये लोग बुद्धिजीवी, लेकिन देश में दंगे भड़काते हैं, दंगे फैलाते हैं। मीडिया, मैं शुरू से एक बात कहती आई हूँ, मीडिया को अपना काम करना आता ही नहीं है। मुद्दों से भटकाना आता है मीडिया को, और वो कर रही है। देश में जिस वक्त आज समस्याएं गंभीर हैं, कोविड केसेस इतने बढ़ चुके हैं कि 1-1 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। जब 300 केसेस थे तब इस देश में कोहराम मचा दिया था आपने कोविड को लेके। आपने याद है ना आपको तबलीगी जमात के साथ क्या हुआ था? 24 घंटे वही दिखाया जाता था। लेकिन आज जब हम ये 70 लाख के करीब केसेस पहुंच चुके हैं, कहाँ है कोविड? जब एक्चुअली अब खतरे से हम ऊपर निकल चुके हैं, यहाँ तक पानी आ चुका है, यहाँ तक क्या मैं कहती हूँ हम पूरे डूब चुके हैं, उसके बावजूद मीडिया कोविड का नाम तक नहीं लेती है। क्या हो रहा है हॉस्पिटल्स में, किस तरह के इंतजामात हैं, कोई बात नहीं करता। बेरोजगारी के ऊपर कोई मीडिया नहीं दिखाती, चाइना के इशू पर मीडिया नहीं दिखाती। देश में जो इतनी समस्याएं हैं, वो बोलते हैं सरकार के पास पैसा ख़त्म हो गया है, जो सरकारी कंपनीज हैं उसका निजीकरण होता जा रहा है, आप बेचते जा रहे हैं उनको, उसके बारे में मीडिया कुछ नहीं दिखाती। तो मीडिया के पास ले देकर क्या रह गया? उमर खालिद।